हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धनिया बीज का उत्पादन अच्छी आय का जरिया। हरे भुट्टो के लिए मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। मसाला फसलों में धनिया भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ और ताजा धनिया की पत्तियां सब्जी में पकाने के बाद डाली जाती हैं। इसकी बाजार मांग हर समय बनी रहती है। इसी लाभ को देखते हुए किसान भाई पत्तियों की कटाई के बाद धनिया का बीज उत्पादन करना चाहते हैं। तो आप बीज उत्पादन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी। किसान भाइयों, मसाले वाली फसलों में यदि बात करें तो धनिया की अपनी आप में बड़ी महत्ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम धनिया की फसल का बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक तो ये कि जिस धनिया में जिस किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म के अलावा अन्य कोई किस्म का पौधा उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे स्थिति में फूल की अवस्था में धनिया है कि कहीं फूल के बाद में दाने की अवस्था में भी धनिया है, तो वो निश्चित है कि जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा अन्य जो पौधा है या कि प्री मेच्योर, पहले मेच्योर हो जाएगा या कि बाद में मेच्योर होगा, तो वो स्थिति आप देखिए आकार प्रकार करके उसको निकाल करके आप बाहर करें। कृपया पूरा पौधा सहित निकालना, उसका नहीं कि ऊपर का तना तोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसको पूरा अलग करें। साफ सफाई जरूरी, खरपतवार मुक्त रखें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। तो जहाँ इस तरह का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हमें है कि आपको नमी
विशेष रूप से दाना बनते समय में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, नमी एक सामान्य रूप से बने रहे तो उसमें दाना मजबूत बनेंगे और सही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। पोषक तत्वों को इस अवस्था में, क्योंकि दाना भरपूर बने और जिसके लिए हम बीज उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। ऐसी स्थिति में आप एक जो है बूस्टर डोज NPK विशेष रूप से P और K का, तो आप उसको 1.5 किलो 0:52:34 का जो आता है रेशियो का, उसको आप 1.5 किलो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर लेते हैं तो निश्चित है कि दाना पुष्ट होगा और दाने का पुष्टता आएगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसमें एक रोग व्याधियों का बड़ा प्रकोप इस स्थिति में, पहले गर्म थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, अब अचानक डाउन हुआ, तो इस अब डाउन टेम्परेचर मौसम में परिवर्तन होने से माहू का प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माहू के प्रकोप में आप उसमें कीटनाशी का अवश्य रूप से, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है ये रस शोषक कीड़े हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का है। उसको आप 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप जो है 20 ml दवाई डाल करके उसको आप छिड़काव करें। और उसे 1 एकड़ में तो कम से कम 200 से 250 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव अवश्य रूप से करें। दूसरा कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम कहते हैं चूर्णिल आसिता हिंदी में कहते हैं, और वो दाना बनने की स्थिति पे आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें कहीं आपको सफ़ेद इस तरह के पाउडर्स यदि आपको दिखाई देता है तो आप त्वरित जो है सल्फर युक्त कोई भी फफूंदनाशी हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कार्बेंडाजिम का आप छिड़काव करें और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, तो उससे भी आपकी फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानियां यदि कुछ बरतते हैं तो आप अच्छा फसल उत्पादन धनिया से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हेल्थ, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बातचीत। गेट्स नोट में भारत की तारीफ की। मुश्किल में मनीष सिसोदिया, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड। रावलपिंडी कोर्ट में जांच एजेंसीज ने पूछताछ के लिए मांगा और समय। महाराष्ट्र में हाईवे पर लगा दुनिया का पहला बंबू क्रैश बैरियर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया उपलब्धि। स्टील का ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी मक्का की फसल लगाने जा रहे हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेती की तैयारी, खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव से।
व्यावसायिक खेती के लिए हरा भुट्टा की खेती हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसान भाई अच्छी आमदनी ले रहे हैं। हरा भुट्टा की खेती कैसे हो, ये चूँकि कम समय में हो जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसके हर एक पहलुओं को भी बारीकी से ध्यान दें। अच्छी किस्म का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पैदावार तभी हो पाएगी जब हमारा किस्म अच्छा रहेगा। और अच्छे किस्म अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग हैं। खरीफ, रबी, जायद तीनों में ही हरे भुट्टा की खेती होती है। फिर जायद में जो इसकी बुआई होती है तो उसमें मध्यम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करते हैं। जैसे कि 30 भी 92 बहुत ही अच्छा किस्म है, बहुत ही अच्छी उपज देती है। पब्लिक सेक्टर की भी बहुत सारी किस्में हैं, तो बहुत सारे किस्में हैं। किसान भाई क्षेत्र के अनुसार से और बाज़ार की मांग के अनुसार से उचित किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरे भुट्टे वाली मक्का की खेती के लिए पर्याप्त जीवांश वाली दोमट भूमि अच्छी होती है। भली भांति से समतल और अच्छे जलधारण शक्ति वाली भूमि मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत का पलेवा करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर या देशी हल से 2-3 जुताइयां करके पाटा लगाकर खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। खेत तैयार करते वक्त ही ध्यान देना है खाद डालने का। तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर की खाद 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देना चाहिए 15-20 दिन पहले, बुआई के 15-20 दिन पहले। और नाइट्रोजन लगभग 150 किलो प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 किलो फास्फोरस और 70 से 80 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए, जिसमें कि पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और पूरा जिंक सल्फेट खेत तैयार करते वक्त डाल देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन अलग अलग अवस्था में डालना चाहिए। बुआई के समय में 10% नाइट्रोजन, जब पौधा 4 पत्ते वाली अवस्था में होती है उस समय में 20%, जब 8 पत्ते वाली अवस्था में होती है तो 30%, और फूल जिस समय में आ रहा होता है उस समय में 30%, और तुराई के कुछ पहले जो बचा हुआ 10% है उस समय में डालना चाहिए खेत में। अब हम शस्य प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। शस्य प्रक्रिया में सर्वप्रथम आता है जो कितना हम बीज डालें, तो 20 केजी एक हेक्टेयर में ज़रूरत पड़ती है, यानी 8 किलो प्रति एकड़। किसान भाइयों, मक्का की फसल को रोगों से बचाने के लिए बीजों को 2 ग्राम थीरम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम रसायन के प्रति किलो बीज को शोधित करके ही बुवाई करनी चाहिए। मक्का के बीजों की बुवाई हल के पीछे उठे हुए बेड पर लाइनों में करें। संकर और संकुल प्रजातियों की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जिस समय में हम बुआई कर रहे होते हैं, खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए एक दवाई आती है अट्राजिन, और बहुत ही अच्छी दवा है। इसका 1 से 1.5 किलो दवा एक्टिव इंग्रेडिएंट 600 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करते वक्त हम स्प्रेइंग मशीन को लेकर के पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि स्प्रे करने वाले का पैर दवाई पर नहीं पड़ता है और पूरे खेत पर दवाई का असर हो पाता है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके फूल आने की अवस्था और जब दाना भर रहा होता है, वो क्रांतिक अवस्था है, उस समय में खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं होने पर उपज में बहुत कमी हो जाती है। फसल की तुराई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हरा भुट्टा के लिए। हरा भुट्टा का ध्यान देना होता है जो दाना पकने ना पाए। दाना में थोड़ी सी नमी रहती है उस समय में, और ये समझे हम अगर हाथ से दबाएंगे तो वो दब पाता है। उसी समय में, यानी उस समय में पौधा हरा ही होता है, पत्ता नहीं सूखा हुआ होता है, उसी समय में भुट्टा को तोड़ना होता है। अगर दाना पक जाता है तब फिर हरा भुट्टा नहीं, वो पका हुआ दाना के रूप में उसको माना जाता है और बाज़ार में मांग नहीं हो पाती है उसकी। इस तरह से एक पौधा से हम कम से कम 1 भुट्टा या 2 भुट्टा तो ले ही सकते हैं। और अगर हम देखें बाज़ार में भुट्टा किस दर से बिक रहा है, उसके अनुसार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 66,000 पौधा 1 हेक्टेयर में है तो उसके अनुसार से हम शुद्ध आमदनी कितना होगा ये भी पता कर सकते हैं। पाया गया है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको तीनों सीज़न में, खरीफ, रबी, जायद तीनों सीज़न में हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम हरा भुट्टा की
खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस समय में तोड़ते हैं, तोड़ने के तुरंत बाद इसको मार्केटिंग करना होता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे ये दाना सूखने लगता है और फिर मांग बाजार में कम जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बातचीत। गेट्स नोट में भारत की तारीफ की। मुश्किल में मनीष सिसोदिया, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, रावल रेवेन्यू कोर्ट में जांच एजेंसीज ने पूछताछ के लिए मांगा और समय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आलू बुखारा यानी प्लम के बाग ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित ठंडे मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और जो किसान भाई इसकी बागवानी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको अच्छी उपज के लिए कई जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें आगे चलकर बाग से अच्छी क्वालिटी के अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आइए आलू बुखारा की बागवानी पर उचित सलाह लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। मैं आपको आलू बुखारा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे ही मार्च का महीना आएगा और फूल झड़ के नीचे गिर जाएंगे अपने आप, इससे क्या फ्रूट सेट होने के बाद फूल अपने आप झड़ के नीचे गिर जाता है, तो वो उस समय किसान भाई अपना पानी देना धीरे धीरे शुरू कर देंगे मार्च से। और साथ में उर्वरक जो है पानी के साथ मिला के ड्रिप के माध्यम से या बिना ड्रिप के अगर दे रहे हैं तो गुड़ाई करके और उर्वरक पानी में मिला के दे सकते हैं। जैसे कि यूरिया फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट जो हैं पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, तो ये किसान भाई मार्च के महीने से शुरू कर सकते हैं। आलू बुखारा के बाग में फलों के विकास के समय यूरिया 500 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा दें। इसके बाद फलों की तुड़ाई के बाद सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, यूरिया 500 ग्राम, डीएपी 750 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, आलू बुखारा के बाग से अच्छी क्वालिटी की अधिक फसल लेने के लिए वृक्षों की कटाई छटाई करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए बागों में कटाई छटाई का कार्य आप अत्यधिक ठंडे यानी दिसंबर से जनवरी के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। पुराने बाग के किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी हमारी तरफ से कि इनकी आप नियमित रूप से प्रूनिंग या काट छांट जिसको बोलते हैं वो आप करें, जो कि दिसंबर के महीने में होती है। इससे क्या है कि आपका एक तो पेड़ का आकार कम रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेड़ में, और दूसरा पेड़ का आकार कम रहेगा तो उस पर आपको मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, फल की तुड़ाई आसान रहेगी। दूसरा ये है कि अगर पेड़ का आकार छोटा है तो वो हवा के दबाव से गिरेगा नहीं। अगली उपयोग इसका ये रहता है कि इसमें गुणवत्ता की फसलें आती है और ज़्यादा फसल किसान भाई ले पाते हैं और पेड़ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसान भाइयों, बाग लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आप एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो उसमें परागण की समस्या आती है, जिससे ऐसे वृक्षों से उत्पादन कम या कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप बाग लगाएं तो 2-3 किस्मों को मिलाकर लगाएं। इसके अलावा अच्छे परागण के लिए बाग में मधुमक्खियों के बक्से भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आलू बुखारा की हमने जो सतलुज पर्पल वैरायटी लगाई है, इसके लिए पोलिनाइजर या परागण के लिए दूसरे वैरायटी की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है काला अमृतसरी, जिसको 5:1 के अनुपात में लगाया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ में
185 आपको सतलुज पर्पल के पेड़ लगाने हैं और इसके बाद 37 पेड़ आपको काला अमृतसरी के लगाने हैं, जो कि 5:1 बनता है, यानी 5 पेड़ सतलुज पर्पल, 1 पेड़ काला अमृतसरी। हमारे जो किसान भाई आलू बुखारा का नया बाग लगाना चाहते हैं तो वे गर्मियों के खेत को तैयार करके उचित दूरी पर गड्ढों की खुदाई कर लें और पोषक तत्व व कीट प्रबंधन का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद बरसात में पौधे लगाएं। नया बाग के लिए किसानों को यही सुझाव है कि आप सबसे पहले जैसे मई में गहरी जुताई खेत की करें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो छिपे हुए कीट वगैरह हैं वो धूप में आके मर जाएंगे। और इसके बाद हमें जून में 3 फुट गहराई और 3 फुट चौड़ाई के गड्ढे खोदने हैं और उनको 10 दिन तक खुला छोड़ने के बाद उसको 20 किलो पुराना गोबर की खाद और 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 फुट ऊपर की मिट्टी का मिक्सर बना के गड्ढे को भर दें और उसमें पानी डाल के छोड़ दें ताकि गड्ढा अच्छे तरह से जम जाए, ताकि हम पेड़ लगाएं तो मिट्टी नीचे ना बैठे। इस प्रकार से हम फिर जुलाई के अंत में उसमें 20 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस जो दीमक रोकने की दवाई होती है उसमें 10 लीटर पानी में मिला के प्रति गड्ढे डालना है और उसके बाद 1 दिन छोड़ के हमें पेड़ लगाना है। पेड़ लगाते समय हमें उतनी ही मिट्टी गड्ढे से निकालनी है जितनी पेड़ के साथ हमें मिट्टी मिलती है, अर्थ बॉल के साथ या पॉलीथीन के साथ जितनी मिट्टी मिलती है उतनी मिट्टी निकाल के और पेड़ को लगा देंगे। इस तरह से अगर कोई किसान भाई पेड़ लगाता है तो उनको 90 से 100% तक सक्सेस मिलती है। किसान भाइयों के लिए सबसे अभी उचित सुझाव इस समय के लिए यही रहेगा कि कृपया करके खेत में अक्टूबर के बाद आप जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने आप बिल्कुल भी खेत में पानी ना दें किसान भाई। और इससे क्या है, फरवरी में अच्छी फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद आपको मई के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता की पैदावार मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थरा, जिला भिंड के कृषक किशोर यादव ने। ये पशुओं में अफारा रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशोर यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। समस्या है कि पशुओं में गैस होने की, पेट में से गैस हो जाती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पशु को परेशानी होती है। तो गैस होने का सबसे पहले कारण क्या होता है? कारण सबसे बड़ी बात है आज के रबी मौसम में, ठंडी के मौसम में जो हम लोग दलहन भर के हरे चारे खिलाते हैं, बरसीम और लुसर्न हो गया, रजका जिसको बोलते हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में यदि खिलाते हैं तब भी गैस होने की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ यदि ज़्यादा अनाज की मात्रा दे रहे हैं तब भी गैस होने की संभावना होती है। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं कि मतलब अलग तरह के खाना मिला उसके कारण गैस होने की संभावना बढ़ जाती है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। अब बात है जब गैस हो गई है तो इसको पहचानेंगे कैसे कि मेरे पशु को गैस से ही समस्या हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप देख रहे होंगे गाय है, इसका जो कमर के पास है, कमर के पास एक तिकोना भाग बनता है। कमर से जस्ट आगे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड का जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा जो है
यही भाग है जो फूल जाएगा, मतलब अभी गड्ढा दिख रहा है वो फूल जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा, तब समझिए कि आपके पशु को गैस की समस्या हो गई। सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गैस होने के कारण इसके सीने में दर्द होती है। जैसे आदमी में सीने में दर्द होती है गैस होने के कारण, यही समस्या इसमें भी आती है। तब क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो एक निडिल ले लीजिए, 16 गौज की निडिल ले लीजिए और उसको क्या किया वहीं पर पंच करना है, ताकि कस के दबाना है, ताकि पेट के अंदर तक निडिल का अगला भाग चला जाए तो गैस निकलना अपने आप शुरू हो जाएगी। जब गैस निकलना शुरू हो जाएगी, देखिएगा 5 से 10 मिनट में उसको आराम रिलैक्स महसूस हो जाएगी। कभी कभी होता है गैस निकालने के समय वो निडिल में जो उसका खाना रहता है वो फंसती है, तो फिर भी कोशिश करेंगे पहले निकालने का। यदि निडिल फंसती है तो उसको एक खाली सिरिंज रखें, उससे हवा मारें ताकि वो साफ हो जाए, फिर से गैस निकलना शुरू हो जाए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। 3-4 घंटे तो कहीं फिर से गैस बनने में लगेंगे, तब तक आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उनको बुलाकर अपने जानवर का इलाज करवा सकते हैं। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए न ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में न करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके आहार पे ध्यान देना है, इसका आहार चेंज करना है। जो खाना खिला रहे हैं उसको क्या करना है, चेंज करना है। कम से कम जो दलहन भर के हरे चारे दे रहे हैं, बरसीम लूसर्न जो भी दे रहे हैं उसको बंद कर देना है। ज़्यादा सूखा चारा, पुआल और जो भी भूसा है उसको दीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपको दाना बनाकर खिलाना हमेशा, मतलब कि अनाज भी लेना है, उसके साथ साथ खल्ली चूनी लेना है, उसमें मिनरल मिलानी है, उसमें नमक मिलानी है। ये तीनों की मात्रा मिलाकर ही पशु को खिलाना है। और वो भी मान लिया कि 10 किलो आपकी गाय दूध दे रही है तो 5 किलो दाना, मिनरल, नमक और अनाज खल्ली मिला हुआ देना है आपको। और नमक की मात्रा प्रत्येक दिन कम से कम 30 से 40 ग्राम, मैक्सिमम अधिक से अधिक 50 ग्राम तक जा सकते हैं, प्रत्येक दिन देना है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा होती है, आपके पशु को 1 किलो दूध पे 10 ग्राम मिनरल मिलनी चाहिए, मतलब कि 10 किलो दूध दे रही है तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए और 50 ग्राम उसमें नमक की मात्रा होनी चाहिए। ये टोटल दाना में मिलाकर एक साथ खिला सकते हैं, अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो और बहुत सारी दवाएं अलग अलग कंपनी की आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में एविल इंजेक्शन इसमें दी जा सकती है ताकि जिससे कि इसमें गैस बनना बंद हो जाए। और इसके साथ साथ जैसी स्थिति आती है कि रिकरेंट गैस बनती है, मतलब गैस निकाले, दवा दिए, फिर भी गैस बन रही है, यदि ये लंबे समय तक चल रही है, नहीं क्योर हो रही है, तब समझिए कि एक अलग बीमारी होती है, TRP बोलते हैं, जो कि डायफ्राम में छेद होने के कारण होती है। तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन से ही होती है, तो उसके लिए पशु चिकित्सक से ही आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।